Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of biotechnology, I am going to deliver my talk on recombinant DNA टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, बायोटेक्नोलॉजी की आज की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में जीन अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। बायोटेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग साइंस के रूप में उभर के आ रही है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है एक तरह से, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल एनिमल्स जो होते हैं इनका यूज़ किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शंस के लिए, ह्यूमन वेलफेयर में काम में आने वाले मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए। तो जिस तरह इंजीनियर होते हैं, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो चाहे सिविल इंजीनियर हो, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर हैं, अब सिविल इंजीनियर का काम क्या है, कोई पुराना मकान है उसकी डिज़ाइन चेंज करनी है, उसको मॉडिफाई करना है, तो इंजीनियर क्या करते हैं, उस मकान को तोड़ते हैं, उसके हैं पर्टिकुलर हिस्से की ईंटें हैं, दगड़ है और कोई प्लास्टर है, उनको उतारते हैं, फिर उनको नए सिरे से उसका कंस्ट्रक्शंस करते हैं, नई ईंटें जोड़ते हैं। उसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो साइंटिस्ट होते हैं वो डीएनए को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद में उससे अपना जो डिजायरेबल डीएनए है उसको वो जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद में इसमें क्लोनिंग करते हैं। तो जिस तरह सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है उसी तरह ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की ब्रांच है, और इसमें एक तरह से डीएनए का एक तरह से बायोकेमिकल मैनिपुलेशन होता है। डीएनए में तोड़फोड़ होती है, इसको मॉडिफाई किया जाता है, और उसी का परिणाम आज हम देखने को मिल रहे हैं कि इस 21st सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है वो इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही हुआ है। तो आज की इस व्याख्यानमाले की श्रृंखला में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी अपन कह सकते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये बायोटेक्नोलॉजी की ही एक ब्रांच है, यो मान के चलो। अब इसके अंदर जो मेन जो रिक्वायरमेंट होगी, इस टॉपिक के जो मेन पॉइंट है उसमें एक तो इसके अंदर एंजाइम काम में आएंगे, क्योंकि डीएनए को तोड़ना है तो एंजाइम चाहिए, डीएनए को जोड़ना है तो एंजाइम चाहिए, डीएनए को रेप्लिकेशन करना है तो एंजाइम चाहिए, आरएनए से डीएनए बनाना है तो एंजाइम चाहिए। तो इस टेक्नोलॉजी में कई तरह के एंजाइम्स का यूज होता है। उस एंजाइम पे एक बहुत ही शॉर्ट में मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब ये एंजाइम डीएनए को तोड़ते हैं, कट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर डीएनए की जो कटिंग होती है वो भी दो तरह की होती है, इस पर भी मैं फोकस करूँगा। और इसके बाद में इस डीएनए की क्लोनिंग की जाती है। तो क्लोनिंग के लिए पर्टिकुलर वाहक मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, वेक्टर की आवश्यकता होती है, क्लोनिंग व्हीकल की आवश्यकता होती है। लेकिन एक वेक्टर के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है, और किन किन मॉलिक्यूल्स को, किन किन डीएनए को एज ए वेक्टर काम में ले सकते हैं। इसके बाद क्लोनिंग टेक्निक पे आपसे मैं शॉर्ट में चर्चा करूँगा, और डीएनए में कट करने पर जो जॉइंट्स जो बनते हैं, जो सिरे बनते हैं, वो सिरे किस तरह के डेवलप होते हैं, और इन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या है, अलग अलग फील्ड में इसका क्या पर्पस है, क्या यूज है। तो इस तरह डाइवर्स टाइप का ये अपना टॉपिक है, और विभिन्न डाइवर्सिफाइड टेक्निक्स को, प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए ये व्याख्यान मैंने आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहले एंजाइम्स अपन जानते हैं कि जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। अब ये एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम है वो प्योरली डीएनए और आरएनए से रिलेटेड होंगे। अब इन व्याख्यान में इन एंजाइम्स के अंदर फर्स्ट कैटेगरी का जो एंजाइम है दैट इज एक्सोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस में नाम से स्पष्ट है, ये एंजाइम डीएनए को टर्मिनल एंड से डाइजेस्ट करते हैं, डीएनए को टर्मिनल एंड से तोड़ते हैं। अब ये आप जानते हो कि डीएनए के अंदर पॉलरिटी पाई जाती है, डीएनए में एक तरफ 5 टर्मिनल होता है, एक तरफ 3 टर्मिनल होता है। तो जो एंजाइम डीएनए को 5वें सिरे से डाइजेस्ट करते हैं, ये एंजाइम कहलाते हैं 5 एक्सोन्यूक्लियस। जो एंजाइम डीएनए को तीसरे सिरे से डाइजेस्ट करते हैं
ये एंजाइम कहलाते हैं 3 एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम दो तरह के हो गए, 5 एक्सोन्यूक्लियस विच क्लीव द डीएनए मॉलिक्यूल एट 5 टर्मिनल एंड 3 एक्सोन्यूक्लियस विच डाइजेस्ट द डीएनए फ्रॉम 3 टर्मिनल। अब सेकेंड टाइप का जो एंजाइम है इसमें दैट इज एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस में नाम से स्पष्ट है कि एंडो मीन्स इन बिटवीन। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए को बीच में से तोड़ते हैं। एक्सोन्यूक्लियस है वो तो डीएनए को टर्मिनल एंड से तोड़ रहे हैं, एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को बीच में से डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन इनका कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होती है, पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं होता है, और एंजाइम डीएनए को कहीं से भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो डीएनए को बीच में से तोड़ने वाले जो एंजाइम है वो एंडोन्यूक्लियस के नाम से जाने जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी की जो है ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब यहाँ पर शब्द मैंने काम लिया रेस्ट्रिक्शन, यानी इस एंजाइम का जो टारगेट है, इनकी कटिंग पॉइंट है, वो उसमें एक तरह की सीमा है, एक तरह की लिमिट है, एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य एंजाइम यही होता है, ये डीएनए को काटने का काम करते हैं, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से, आणविक कैंची जो होती है, कतरनी, कतरनी कागज काटने काम में आती है, कपड़े काटने में आती है, उस तरह डीएनए को काटने में इन एंजाइम्स का यूज होता है। इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इनको मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है। और ये एंजाइम जो है इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट कैटेगरी के और एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकेंड। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट जो होते हैं ये एंजाइम क्या करेंगे, क्लीव नॉट एट ए स्पेसिफिक साइट। ये एंजाइम डीएनए को पर्टिकुलर विशेष पॉइंट से डाइजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन एंजाइम जो सेकंड कैटेगरी के हैं ये डीएनए को एक पर्टिकुलर विशेष पॉइंट से डाइजेस्ट करते हैं, क्लीवेज एट ए स्पेसिफिक साइट। फर्स्ट कैटेगरी की जो एंजाइम है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है लगभग 3 लाख डाल्टन, और सेकेंड कैटेगरी के जो एंजाइम है इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 20,000 से लेके 1 लाख डाल्टन तक। टाइप फर्स्ट के जो एंजाइम होते हैं ये असमान इकाइयों के बने होते हैं, मेड अप ऑफ अनइक्वल सब यूनिट्स, जबकि रेस्ट्रिक्शन सेकंड जो है ये 2 एक समान इकाइयों के बने होते हैं, मेड अप ऑफ 2 इक्वल सब यूनिट्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो फर्स्ट है इनकी फंक्शनिंग के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम आयनों की आवश्यकता होती है और एडिनोसाइल मेथियोनाइन की आवश्यकता होती है, जबकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकंड की फंक्शनिंग के लिए केवल मैग्नीशियम आयन है वही पर्याप्त है, इसमें एटीपी का यूज नहीं होता है। इस बात को अपन यूँ भी कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकंड के द्वारा जो कटिंग होती है वो एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फर्स्ट कैटेगरी के जो एंजाइम है इनकी कार्य प्रणाली ये एटीपी डिपेंडेंट होती है, ऊर्जा आधारित होती है और एक तरह से एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एनर्जी का यूज होता है। और इसके जो मेन एग्जांपल है, हालांकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो है हजारों की संख्या में है, कुछ पॉपुलर एंजाइम है वो मैं आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ। रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट के अंदर है जैसे इको बी, इको के, इको पी आई, इसके अंदर है इको आर फर्स्ट। अब जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसमें भी नोमेनक्लेचर का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, पर्टिकुलर पैटर्न होता है। अब जो एंजाइम जिस माइक्रोब से ऑब्टेन हो रहे हैं, जिस सूक्ष्म जीव से प्राप्त हो रहे हैं, उस सूक्ष्म जीव का नाम सबसे पहले लिखा जाता है 3 अक्षरों के रूप में। अब जैसे यहाँ पर सब्स्ट है इको, अब इसे नाम से स्पष्ट है इको यानी इकोलाई, इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ये एंजाइम्स हैं। तो जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे यीस्ट हो, उन सब का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा और वो 3 अक्षरों में होता है। और उसके बाद इंडेक्स लगा के इनके आगे की जो एब्रीविएशन होती है, जैसे इको आर फर्स्ट है, इको आर सेकेंड है, इको आर थर्ड है। तो ये एक बेसिक आइडिया है इस एंजाइम्स की। और कई बार इन दोनों के मिक्स कैटेगरी वाले एंजाइम्स भी डिटेक्ट हुए हैं, उनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थर्ड कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो ये एक
समरी के रूप में इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स। इसके अलावा और एंजाइम भी हैं जैसे डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए से डीएनए बनाता है। तो कई बार सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कई बार एमआरएनए से डीआरएनए बनाना पड़ता है तो वो एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसके अंदर एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाता है। उस एंजाइम का भी यूज़ इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होता है। और इसके अलावा दो डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए लाइगेशन एंजाइम चाहिए, इसको लाइगेशन क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो दो डीएनए को जोड़ना है तो उसके अंदर लाइगेशन एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ एंजाइम हैं जो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर पर्पजफुल है, जिनका यूज किया जाता है। तो इसके अंदर एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम हो गए, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हो गए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गए, इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया और लाइगेश एंजाइम हो गया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया। इसके अलावा और भी बीच बीच में इसमें एंजाइम आते रहेंगे, वो मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। अब क्वेश्चन है कि ये एंजाइम डीएनए को तोड़ते कैसे हैं, डीएनए की ब्रेकिंग कैसे होती है। अब सपोज ये मान लिया डीएनए है, सपोज ये लकड़ी है, इसको आप डीएनए मान लो डबल स्टैंड। अब इस लकड़ी को मैं चाहूँ तो यहाँ से भी काट सकता हूँ, यानी दोनों डीएनए दोनों फिलामेंट एक साथ कट जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस डीएनए का मान लीजिए ऊपर वाला पार्ट यहाँ से कट हो रहा है और इसके नीचे वाला स्टैंड यहाँ से कट हो रहा है, तो यहाँ से भी कटिंग हो रही है, यहाँ से भी कटिंग हो रही है, ऐसे भी कटिंग हो रही है, ये आमने सामने है। अब इसमें जो डीएनए कटेगा वो एक समान कट रहा है, दोनों जो डीएनए है वो एक साथ कट हो रहे हैं, आमने सामने से कट हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, एक कटिंग यहाँ हो रही है, एक कटिंग यहाँ हो रही है। तो डीएनए में जो ब्रेकिंग जो होती है वो दो तरह की हो सकती है। एक तो इवन ब्रेकिंग, इवन का मतलब एक समान, और इवन ब्रेकिंग जो होती है वो हमेशा आमने सामने से होती है। दूसरी होती है स्टैगर्ड ब्रेकिंग या अनइवन ब्रेकिंग। स्टैगर्ड ब्रेकिंग में क्या होगा, जैसे डीएनए का एक फिलामेंट यहाँ से टूट रहा है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री फिलामेंट यहाँ से टूट रहा है। अब ये जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, हिंड सेकंड है, ये जैसे एंजाइम है हिंड सेकंड। अब ये एंजाइम डीएनए को कैसे क्लीवेज करेगा, तो ये जैसे सीक्वेंस है कोई इस डीएनए की, नाइट्रोजन, साइटोसिन, एडेनिन, आर वाई टी जी एन। इसी तरह इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, उसमें सीक्वेंस है नाइट्रोजन, ग्वेनिन, थाइमिन, वाई आर ए सी एन। अब ये जो हिंद सेकंड जो एंजाइम है ये आर और वाई के बीच में से डीएनए को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एरो के जो निशान है आमने सामने हैं, तो ये इस डीएनए को आमने सामने से काटेगा और इस क्लीवेज के बाद में ये डीएनए यहाँ से कट हो जाएगा और इसके ये दो सेगमेंट हैं ये बन जाएंगे, एक सेगमेंट ये बन गया, एक सेगमेंट ये बन गया। अब दूसरी जो टाइप है स्टैगर्ड ब्रेकिंग, इसको अनइवन ब्रेकिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या होगा, जैसे ये सीक्वेंस है, इसका एग्जांपल है इको आर फर्स्ट। अब इको आर फर्स्ट जो होता है ये एडेनिन और ग्वेनिन के बीच में से डीएनए को डाइजेस्ट करता है। अब मान लो इस डीएनए की सीक्वेंस है नाइट्रोजन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, ग्वेनिन, नाइट्रोजन, और दूसरे स्टैंड में इसकी कॉम्प्लीमेंट्री श्रृंखला है नाइट्रोजन, ग्वेनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, नाइट्रोजन। अब ये डीएनए, ये एंजाइम डीएनए को एडेनिन और ग्वेनिन के बीच में से डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पर एक टारगेट पॉइंट तो इसका ये हो गया, दूसरा टारगेट पॉइंट इसका ये हो गया। तो ऊपर वाला जो डीएनए फिलामेंट है यहाँ से कट होगा, नीचे वाला डीएनए फिलामेंट यहाँ से कट होगा। अब इन दोनों की कटिंग के बाद में दो डीएनए के फिलामेंट बनेंगे, लेकिन दोनों में अयुग्मित श्रृंखला प्रेजेंट है। अब देख रहे हो इस डीएनए के अंदर ये 4 नाइट्रोजन बेस अनपेयर्ड हो गए, इसी तरह इस डीएनए के अंदर ये 4 नाइट्रोजन बेस अनपेयर्ड हो गए। तो यहाँ पर तो है ये तो इवन ब्रेकिंग है, और ये जो है ये अनइवन ब्रेकिंग है, इसको स्टैगर्ड ब्रेकिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ से आपसे शेयर किए हैं, इवन ब्रेकिंग में हिंद सेकंड और स्टैगर्ड ब्रेकिंग में इको आर फर्स्ट। इसके अलावा और भी सैकड़ों एंजाइम्स हैं और हर एंजाइम की पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, उन पर्टिकुलर सीक्वेंस पर इनका क्लीवेज होता है। अब इस कटे हुए डीएनए को क्लोनिंग व्हीकल के अंदर इंजर्ट करना है अपने को।
आपका डिजायर्ड डीएनए है वो तो आपने काट लिया एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। अब इस डीएनए को आप किसी पर्टिकुलर वाहक के अंदर इंजर्ट करोगे, वेक्टर के साथ इंजर्ट करोगे या क्लोनिंग व्हीकल के साथ इंजर्ट करोगे। अब इस डीएनए को जब आप वेक्टर के साथ जोड़ रहे हो उसमें लाइगेस एंजाइम की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो लाइगेशन का प्रोसेस है। अब क्वेश्चन है कि वेक्टर के रूप में किन किन मॉलिक्यूल्स को काम में ले सकते हैं, एक वेक्टर के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक क्लोनिंग व्हीकल या वेक्टर जो है उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या क्या उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। तो वेक्टर जो होते हैं ये पहली बात तो आकार में छोटे होने चाहिए, वेक्टर मस्ट बी स्मॉल, यानी डीएनए का, वेक्टर मॉलिक्यूल का जो डीएनए बहुत लंबा नहीं हो, उसकी साइज है बहुत छोटी हो, बहुत कम किलो डाल्टन में उसका मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। इसके अलावा इस वेक्टर डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी अपने जैसी कॉपी बनाने की उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। हाँ, इसमें नंबर ऑफ जो टारगेट है उनकी संख्या बहुत कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ टारगेट मस्ट बी लेस। टारगेट वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप फॉरेन डीएनए जोड़ना चाहते हो। बहुत ज़्यादा टारगेट पॉइंट होंगे तो वो वेक्टर मॉलिक्यूल, वो क्लोनिंग व्हीकल इतना पर्पजफुल नहीं होता है। इसलिए इसमें जो लक्ष्य जो स्थल है, टारगेट पॉइंट है, वो बहुत इसके अंदर कम होना चाहिए। इसके अलावा ये रेजिस्टेंट टू ड्रग, औषधियों के प्रति इसमें प्रतिरोधिता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ये इन विट्रो में किए जाते हैं, और इन विट्रो में कई बार क्या होता है कि कल्चर मीडियम में एंटीबायोटिक है वो भी इसके अंदर इंजर्ट करते हैं। अब उस एंटीबायोटिक के प्रति उसके अंदर प्रतिरोधी जो गुण है वो इस क्लोनिंग व्हीकल के अंदर होने चाहिए। हाँ, इसके अंदर मार्कर्स प्रेजेंट होने चाहिए। प्रत्येक कोई भी क्लोनिंग व्हीकल होगा उसके अंदर अपना रिकॉग्निशन होता है, उसकी एक अपनी अलग से पहचान होती है। तो पहचान का जो पॉइंट है वो मार्कर कहलाता है। मार्कर पर्टिकुलर कोई न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस भी हो सकती है, और कोई मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और कोई इसके अंदर कोई स्पेशल अरेंजमेंट भी हो सकता है। तो हर वेक्टर के अंदर मार्कर उपस्थित होना चाहिए, और दे मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय ए रेसिपिएंट या रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। तो वेक्टर जो मॉलिक्यूल है इसकी आइडेंटिफिकेशन ग्राही मॉलिक्यूल के द्वारा इसका आइडेंटिफिकेशंस भी होना चाहिए। तो ये एक वेक्टर के अंदर पाई जाने वाली विशेषताएं हैं, या ये करेक्टरिस्टिक्स एक क्लोनिंग व्हीकल में एक वेक्टर के अंदर होनी आवश्यक है। इनमें से यदि कोई भी प्रॉपर्टीज क्लोनिंग व्हीकल में नहीं है तो उसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में उस वेक्टर को आप काम में नहीं ले सकते। अब क्वेश्चन है कि इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स किन किन के अंदर पाई जाएगी। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे प्लाज्मिड, इसको वेक्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। बैक्टीरियोफेज के डीएनए को वेक्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। कॉस्मिड को वेक्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। फैसमिड को वेक्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट वायरस हैं, कुछ एनिमल वायरस हैं, उनको भी एक तरह से क्लोनिंग व्हीकल के रूप में काम में ले सकते हैं। इसमें भी एक पूरा डिटेल क्वेश्चंस बनता है। ये चैप्टर, ये व्याख्यान मैं आपके लिए अलग से एक तैयार करूंगा, अलग से क्लोनिंग व्हीकल के रूप में। यहाँ पर समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शॉर्ट में ये मैंने समरी के रूप में ये आपके लिए समराइज किया है। अब प्लाज्मिड जो होते हैं, प्लाज्मिड आप जानते हो कि बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर एक तो मेन क्रोमोसोम होता है, मुख्य गुणसूत्र, उसकी संख्या एक होती है, सिंगल होता है, आकार में बड़ा होता है, उसमें जीन की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बैक्टीरिया में मेन क्रोमोसोम के अलावा छोटे छोटे क्रोमोसोम्स और पाए जाते हैं। इनको मिनी क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है, प्लाज्मिड के नाम से भी जाना जाता है। और हर प्लाज्मिड की अपनी अपनी पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट होता है। हर प्लाज्मिड का अपना अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे ऐसे प्लाज्मिड है जो ये जो विषाक्त पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं उनको कोल प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है, किलर प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है, आर प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आर प्लाज्मिड के कारण बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज है वो पाई जाती है। फर्टिलिटी प्लाज्मिड के नाम से जाने जाते हैं, सेक्स प्लाज्मिड के नाम से जाने जाते हैं।
तो हर प्लाज्मिड का अपना अपना अलग अलग फंक्शंस होता है, उसकी पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, पर्टिकुलर उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो बैक्टीरिया में मेन क्रोमोसोम के अलावा जितने भी छोटे छोटे क्रोमोसोम्स होंगे जो कि सर्कुलर नेचर के होते हैं, उनको मिनी क्रोमोसोम्स या मिनी प्लाज्मिड या प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। अब ये जो प्लाज्मिड हैं ये भी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो सिंगल कॉपी प्लाज्मिड, एक होते हैं मल्टी कॉपी प्लाज्मिड। सिंगल कॉपी प्लाज्मिड तो क्या होगा, ये एक होस्ट क्रोमोसोम के पीछे एक जनरली एक प्लाज्मिड होता है, और मल्टी कॉपी प्लाज्मिड जो होते हैं ये कई जीनोम के पीछे होता है, कई जीनोम के पीछे ये प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। और ट्रांसमिशन की बेसिस पे भी ये प्लाज्मिड सेल्फ ट्रांसमिसिबल हो सकते हैं, नॉन सेल्फ ट्रांसमिसिबल हो सकते हैं। सेल्फ ट्रांसमिसिबल तो क्या होंगे, जैसे मान लिए दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन हो गया जिसमें एक पॉजिटिव स्ट्रेन है एक नेगेटिव स्ट्रेन है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई, तो कई बार क्या होता है पॉजिटिव स्ट्रेन का जो प्लाज्मिड होता है वो इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा नेगेटिव स्ट्रेन जो होता है बैक्टीरिया या रिसिपिएंट उसके अंदर ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो सेल्फ ट्रांसमिसिबल कैटेगरी के भी प्लाज्मिड हैं, और कुछ प्लाज्मिड ऐसे हैं जो खुद एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसमिट नहीं हो सकते हैं, उनको मीडिएटर की आवश्यकता होती है। तो ये प्लाज्मिड है वो बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये प्लाज्मिड सेल्फ ट्रांसमिसिबल टाइप के भी हो सकते हैं और नॉन सेल्फ ट्रांसमिसिबल टाइप के भी हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया जो क्लोनिंग व्हीकल है ये बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्लाज्मिड्स हैं, और इनको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर, जीन अभियांत्रिकी के अंदर इसका बहुतायत से उपयोग किया जाता है। सेकंड है फेज एज ए वेक्टर। बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं इसके अंदर जो डीएनए है वो रेखीय प्रकार का है, लीनियर प्रकार का है, लेकिन ये बैक्टीरियोफेज वायरस का जब डीएनए जब किसी बैक्टीरिया में एंटर करता है उस केस में ये सर्कुलर हो जाता है, क्योंकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए जब बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट कर गया उस केस में दो सिचुएशन हो सकती है, या तो बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए इंडिपेंडेंट रहे और सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंजर्ट हो जाए। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का जब भी बैक्टीरिया पे अटैक होता है तो अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए अंदर प्रवेश करने के बाद में या तो स्वतंत्र रूप से रह सकता है या फिर बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए के साथ जुड़ सकता है। तो वायरस के डीएनए के साथ जब जुड़ जाता है तो वो लाइसोजेनिक सिचुएशन होती है, इंडिपेंडेंट रहता है तो लाइटिक सिचुएशन होती है, और लाइटिक सिचुएशन में बैक्टीरिया रप्चर होता है, बैक्टीरिया की डेथ होती है। लाइसोजेनी में ये डीएनए निष्क्रिय रूप में बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ा हुआ रहता है और रेप्लिकेशन के द्वारा इसकी हजारों कॉपीज है वो बनती रहती है। तो वायरस के बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए को भी क्लोनिंग व्हीकल के रूप में काम में ले सकते हैं, और ये लीनियर होता है, और इस वायरस का जो डीएनए होगा उसके दोनों सिरों पर 12 न्यूक्लियोटाइड लंबी एक अनपेयर्ड सीक्वेंस पाई जाती है, अयुग्मित नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस पाई जाती है, और ये अनपेयर्ड सीक्वेंस जो होती है ये अलग अलग बैक्टीरियोफेज वायरस में अलग अलग होती है। इस अनपेयर्ड सीक्वेंस का यूज इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ जोड़ने में किया जाता है। तो आजकल बैक्टीरियोफेज के डीएनए को भी एज ए क्लोनिंग व्हीकल के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा कॉस्मिड एज ए वेक्टर। कॉस्मिड है ये एक तरह का हाइब्रिड प्लाज्मिड होता है, इट इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिड, और बैक्टीरियल प्लाज्मिड जिसके अंदर कोष श्रृंखला हो, कोष स्थल हो, कोष साइट है, पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर फॉरेन डीएनए का इंजर्शन हो सकता है। तो ऐसे प्लाज्मिड जिसमें कोष साइट हो उसको कॉस्मिड के नाम से जाना जाता है, और कॉस्मिड है एक तरह के ये संकरित प्लाज्मिड हैं, एक तरह के हाइब्रिड प्लाज्मिड है। तो आजकल कॉस्मिड को भी एज ए व्हीकल के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा फेसमिड। फेजमिड क्या है, ये भी एक तरह की हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। फेजमिड बोलेंगे फेक डीएनए प्लस प्लाज्मिड। तो एक तरह से लाइसोजेनी की जो सिचुएशन होती है वो सिचुएशन इस कैटेगरी के अंदर जैसे अवेलेबल है, इसमें बैक्टीरियोफेज डीएनए प्लस प्लाज्मिड डीएनए। तो फेक डीएनए प्लस प्लाज्मिड
इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को फैसमिड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा प्लांट वायरस है, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस TMV है, CAMV, ये कुछ प्लांट वायरस हैं जिनको क्लोनिंग व्हीकल के रूप में काम में ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल वायरस भी हैं, उनको भी एनिमल वायरस का जो DNA है, उनके जो क्रोमोसोम्स हैं, उनको भी एज ए वेक्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये इस टॉपिक का अपना सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्लोनिंग व्हीकल है, क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं और एक क्लोनिंग व्हीकल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और ये कुछ मेन एग्जांपल्स हैं। अब अपन चलते हैं क्लोनिंग टेक्निक पे, क्योंकि एंजाइम का जिक्र अपने कर लिया, कौन कौन से एंजाइम काम में आते हैं क्लोनिंग व्हीकल के रूप में आपने चर्चा कर ली। अब क्वेश्चन है कि इस डिजायरेबल DNA को एक वेक्टर के अंदर कैसे इंजर्ट करें, कैसे उसके अंदर जोड़ें। तो इनकी जो जोड़ने की जो टेक्निक है वो क्लोनिंग विधि के नाम से, क्लोनिंग टेक्निक के नाम से जानी जाती है। और इसमें दो मेन मेथड मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। पहली तो है इसमें शॉटगन टेक्निक। शॉटगन टेक्निक में क्या होगा, जीनोम है, सपोज कोई भी DNA है और टोटल DNA जो होता है, सारे गुणसूत्रों में जो उपस्थित DNA है उसको जीनोम के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस जीनोम को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर देते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। तो जीनोम है, जीनोम के इंटायर DNA को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो DNA के छोटे फ्रेगमेंट है, इनको क्लोनिंग व्हीकल के अंदर इंजर्ट किया जाता है। तो DNA है, इसको क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ा जाता है और क्लोनिंग व्हीकल में इंजर्ट करने के बाद में इस DNA को किसी होस्ट कोशिका के अंदर इम्प्लांट कर देंगे। जो भी होस्ट कोशिका है, परपोषी कोशिका है, उसके अंदर इसको इम्प्लांट कर देंगे। और इम्प्लांट करने के बाद में ये जो कलेक्शन होता है, ये जीनोम लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। तो बड़ी बड़ी जो साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं, उसके अंदर जीनोम लाइब्रेरी अवेलेबल है। आपको किसी भी प्लांट्स का, किसी भी एनिमल्स का, किसी भी माइक्रोब्स का, किसी भी फंजाइब का है, आपको जीनोम चाहिए है, ये जीनोम इस लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये पहली टेक्निक है, शॉटगन टेक्निक। सेकंड जो टेक्निक है, इसके अंदर मैसेंजर RNA को DNA की प्राप्ति के लिए काम में लिया जाता है। क्यों, अभी मैंने बताया कि mRNA से DNA बन सकता है, क्योंकि सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट है वो आजकल फ्लॉप है। DNA से RNA बन सकता है, RNA से DNA बन सकता है, DNA से प्रोटीन बन सकता है, RNA से प्रोटीन बन सकता है, प्रोटीन से DNA बन सकता है। तो सेंट्रल डोग्मा का जो कंसेप्ट था कि इंफॉर्मेशन यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है, वो सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट आजकल फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि हर स्टेप के ऑब्जेक्शंस वाले जो एग्जाम्पल हैं वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर mRNA से DNA की प्राप्ति होगी और इसके दो प्रोसीजर मैं आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ। पहला तो है हाइब्रिडाइजेशन मेथड और सेकंड है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड। हाइब्रिडाइजेशन मेथड में क्या होगा, सबसे पहले सपोज डबल स्ट्रैंड DNA है। अब इस डबल स्ट्रैंड DNA को सिंगल स्ट्रैंड DNA के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो dsDNA में दोनों फिलामेंट के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं और डबल स्ट्रैंड DNA है वो सिंगल स्ट्रैंड DNA के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इस सिंगल स्ट्रैंड DNA को RNA के साथ हाइब्रिडाइज किया जाता है। तो यहाँ पर जो व्हाइट कलर में जो मैंने इंडिकेट करी है, दिस इज DNA, और जो रेड कलर में जो है दिस इज RNA। अब इस RNA में इस DNA की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। सपोज DNA में ग्वेनिन है तो RNA के अंदर साइटोसिन है, DNA में साइटोसिन है तो RNA के अंदर ग्वेनिन है, DNA में एडिनिन है तो RNA में यूरोसिल है, DNA में थाइमिन है तो RNA के अंदर एडिनिन है। तो इस DNA के अंदर जो श्रृंखलाएं होती है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, उसकी पूरक श्रृंखलाएं इस RNA के अंदर मौजूद है। अब ये बन गया DNA RNA हाइब्रिड। अब क्या करेंगे, इससे सिंगल स्ट्रैंड DNA को आइसोलेट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे और इस DNA का फिर DNA पॉलीमरेज के द्वारा इसको ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर DNA का रेप्लिकेशन होगा और इस DNA की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वो डेवलप हो जाती है और यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंड DNA है, ये डेवलप हो गया। तो mRNA से डबल स्ट्रैंड DNA की प्राप्ति अपन कर सकते हैं।
सेकेंड है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एमआरएनए से डीएनए की प्राप्ति होती है। अब यहां पर ये जैसे एमआरएनए, अब इस एमआरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है यहां पर आरटी, आरटी मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स के द्वारा इस एमआरएनए से डीएनए बनेगा। तो यहाँ पर डीएनए है, ये रेड लाइन में मैंने इंडिकेट किया है, इसको सी डीएनए बोलेंगे, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि एमआरएनए में जो सीक्वेंस है उसकी पूरक श्रृंखलाएं इस डीएनए के अंदर सिंथेसाइज हुई है। तो एमआरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ये यहाँ पर डेवलप हो गई है। अब यहाँ पर ये एमआरएनए और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। अब इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसको क्या करेंगे, प्रबल क्षार के द्वारा इसको ट्रीट करेंगे। तो ये घटना कहलाती है एल्केली हाइड्रोलाइसिस। तो एल्केली क्षार के द्वारा इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एमआरएनए अलग हो जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अलग हो जाएगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए चूंकि एक ही फिलामेंट है, इसलिए इसको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के रूप में इसको अपन मानेंगे। अब इस एसएस डीएनए को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा उपचारित करेंगे। तो इन प्रेजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये फिर बन जाता है हेयर पिन के जैसा, है तो डबल स्ट्रैंड, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बालों में जो पिन होती है, पिन के जैसी इसकी स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हेयर लूप डीएनए के नाम से जाना जाता है। अब इस टर्मिनल एंड को S1 न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा उपचारित करेंगे। तो S1 न्यूक्लियस एंजाइम की प्रेजेंस में ये हेयर लूप डीएनए जो होता है ये डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर 5 टर्मिनल हैं, 3 टर्मिनल हैं, दूसरे स्ट्रैंड में इधर 5 टर्मिनल हैं, इधर ये 3 टर्मिनल हैं। अब इस डबल स्ट्रैंड डीएनए को टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा ट्रीट करेंगे। तो टर्मिनल ट्रांसफरेज में क्या होता है कि डीएनए के तीसरे सिरे पर आप कोई नाइट्रोजन बेस है वो जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर जैसे एडिनिन एडिनिन एडिनिन, ये नाइट्रोजन बेस जुड़ गए। इसी तरह इस पार्ट में एडिनिन एडिनिन, ये नाइट्रोजन बेस जुड़ गए। अब ये अयुग्मित पार्ट है, यहाँ पर 4 एडिनिन है, ये अनपेयर्ड है। इधर ये जो 4 एडिनिन है ये भी अनपेयर्ड है, अयुग्मित है। अब इस अनपेयर्ड पार्ट में आप कोई फॉरेन डीएनए है वो जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने डीएनए दिखाया, ये रेड कलर में ये वाला पार्ट है और नीले कलर में ये फॉरेन डीएनए जिसको आपने यहाँ पर जोड़ा है। तो एडिनिन है वो थाइमिन से बॉन्ड बना लेती है, थाइमिन जो होती है वो एडिनिन से बॉन्ड बना लेती है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इसमें आप देख रहे हो 2 डीएनए आपको, रेड कलर में डीएनए, ये नीले कलर का डीएनए। अब ये हाइब्रिड मॉलिक्यूल बन गया और इस मॉलिक्यूल की फिर अपन क्या कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं। तो ये वांछित डीएनए है, जो डीएनए आप जोड़ना चाहते हो, जिस डीएनए का प्रोडक्ट आपको चाहिए है वो डीएनए यहाँ पर जुड़ गया। तो ये 2 बेसिक क्लोनिंग टेक्निक हैं, एक तो शॉटगन टेक्निक और दूसरे के अंदर एमआरएनए को डीएनए की प्राप्ति के लिए काम में लिया जाता है। और एमआरएनए से डीएनए की प्राप्ति है वो हाइब्रिडाइजेशन मेथड के द्वारा हो सकती है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड के द्वारा हो सकती है। अब क्वेश्चन है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट होते हैं तो इनके अंदर जो जॉइंट जो बनते हैं वो जॉइंट कैसे होते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है, उनकी टाइप कैसी होती है। तो आफ्टर डाइजेशन of DNA molecule with the help of restriction enzyme, how many types of joints developed? तो ये देखा गया कि जब डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं तो उसमें 3 तरह के मेन जॉइंट्स है वो डेवलप होते हैं। एक तो डीए डीटी जॉइंट, एक कोहेसिव जॉइंट या ससंजी सिरे, और तीसरी टाइप की जो है दैट इज बट्स जॉइंट। अब ये डीए डीटी जो जॉइंट है, इस जॉइंट में क्या होता है कि जैसे सीमियन वायरस 40 का डीएनए प्लस बैक्टीरियोफेज का डीएनए, अब इन दोनों डीएनए को डीए डीटी जॉइंट्स के द्वारा अपन जोड़ सकते हैं और इन जोड़ने के बाद में इनको फिर ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंजर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ई कोलाई यहाँ पर एज ए होस्ट के रूप में काम करेगा। तो सीमियन वायरस 40 का डीएनए प्लस बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए, ये दोनों डीएनए आपस में डीए डीटी जॉइंट के द्वारा आपस में जुड़ गए
और जुड़ने के बाद में इस हाइब्रिड डीएनए को ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसके अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है और इनकी फिर क्लोनिंग कर ली जाती है। कोहेसिव एंड जो होंगे, कोहेसिव एंड का निर्माण कैसे होगा, इसमें कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उस डीएनए मॉलिक्यूल को 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया जाता है, एक एंजाइम से नहीं, 2 अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया जाता है। अब 2 अलग अलग एंजाइम है तो वो उस डीएनए में 2 पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट पे उस डीएनए को तोड़ेंगे। तो इस डाइजेशन से क्या होगा, इसमें ये जो डीएनए है इसके अंदर 2 ससंजी सिरे हैं वो डेवलप हो जाते हैं, इसके अंदर 2 कोहेसिव एंड्स इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। अब इस 2 ससंजी सिरों के अंदर इसके अंदर आप ऐसा फॉरेन डीएनए जोड़ सकते हो जिसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट हो। तो जिस डीएनए को आपने एंडोन्यूक्लियोजेन से एंजाइम से डाइजेस्ट किया है उसके अंदर 2 कोहेसिव एंड डेवलप हो गए और इन कोहेसिव पॉइंट पर आप ऐसा फॉरेन डीएनए जोड़ सकते हो जिसमें कोहेसिव की अयुग्मित जो श्रृंखला है उसकी पूरक श्रृंखलाएं इसके अंदर प्रेजेंट हो और इसके बाद में इस सेगमेंट की जो है वो क्लोनिंग कर ली जाती है। तो इस तरह की जो टेक्निक है इसका आजकल बहुत ज़बरदस्त यूज हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज के अंदर। और तीसरी जो जॉइंट है वो है बट जॉइंट। बट जॉइंट में क्या होगा, इसके अंदर डीएनए के दोनों फिलामेंट हैं वो एक साथ विदलित होते हैं, बोथ सेगमेंट क्लीव्ड, और इस तरह का जो क्लीवेज होगा उसके अंदर कोई एकविध श्रृंखला नहीं होती है। ये घटना ठीक उसी तरह जैसे मान ले 2 रस्सी हो और दोनों रस्सी को आप कैंची से एक साथ काट दो, है जैसे ये जो ब्रेकिंग मैंने दिखाई है ये ब्रेकिंग इस तरह की होती है। तो यहाँ पर डीएनए के दोनों फिलामेंट एक साथ कट होंगे और दोनों फिलामेंट जब आमने सामने से कट होते हैं तो इसमें कोई एकविध श्रृंखला है वो डेवलप नहीं होती है और इस फिलामेंट को फिर लाइगेज एंजाइम के द्वारा इसको फिर T4 डीएनए जो होता है उसके साथ इसको इंजेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये 3 तरह के जॉइंट्स ये जनरली प्रेक्षित किए जाते हैं डीएनए की जॉइनिंग के दौरान, जिसमें डीएनए डीटी जॉइंट, कोहेसिव एंड या ससंजी सिरे और तीसरे हो गए बट जॉइंट जो कि एकमित होते हैं, दोनों डीएनए फिलामेंट एक साथ कटते हैं। अब लास्ट में इसका यूज क्या है, तो अभी मैंने बताया कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है और ये बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी है तो एक बहुत बड़ी ब्रांच है, इसमें एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, इसके भी कई अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होगा, क्लोनिंग व्हीकल जो होता है उस क्लोनिंग व्हीकल के अंदर आपको जो फॉरेन डीएनए जोड़ना है वो इसके अंदर आपने जोड़ लिया। तो प्लाज्मिड को आपने एंडोन्यूक्लियस से काटा, फॉरेन डीएनए को आपने लाइगेज एंजाइम से जोड़ लिया, अभी हाइब्रिड प्लाज्मिड बन गया। इस हाइब्रिड प्लाज्मिड को आप किसी होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर दो, वो होस्ट भी ऐसा होता है जिसके अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो, क्योंकि इस टेक्निक का मेन पर्पज़ ये है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस हो। तो जनरली ई कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं इनको काम में लिया जाता है, क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है वो आधा घंटे में डिवाइड हो जाता है और पूरे 24 घंटे में इसकी कितनी जनरेशंस बनती है, कितना ज़्यादा प्रोडक्शंस होता है, कितना ज़्यादा प्रोटीन्स बनता है। इवन तो एक दिन में तो 200 लीटर का जो ड्रम होता है इंसुलिन का डेवलप हो जाता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। जबकि आज के 30-40 साल पहले गायों की रोमन में पैनक्रियाज से इंसुलिन की प्राप्ति करते थे, लेकिन आजकल इंसुलिन है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर डेवलप होता है, बायोटेक्नोलॉजी की फैक्ट्री जो होती है उसके अंदर डेवलप होता है और एक दिन में हज़ारों लीटर इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो पॉसिबल है। तो इस टेक्नोलॉजी का किन किन एरिया के अंदर एप्लीकेशंस हो सकती है वो मैं शॉर्ट के अंदर आपसे चर्चा करूँगा। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर है ना, कृषि के क्षेत्र में अब आजकल आप देखते हो कि कई बार ये किसान जो है आंदोलन करने लग जाते हैं कि फसलें खराब होगी, सब फसलों में कीड़े लग गए, मुआवजा दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो फिर डिमांड करते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे पौधे डेवलप किए जा सकते हैं जो हीट रेजिस्टेंट हो,
अब राजस्थान में जैसे अपन देखें कि गर्मियों के दिनों में तापमान 52 डिग्री 53 डिग्री तक पहुँच जाता है, और यहाँ पर एक आकड़े का पौधा होता है कैलोट्रोपिस। अब कैलोट्रोपिस की पत्तियाँ बहुत मोटी होती है, लेकिन तेज़ गर्मी के कारण उस कैलोट्रोपिस की पत्तियाँ भी झुलस जाती है, सूख जाती है, मर जाती है, जल जाती है। अब इन पौधों में ऐसा जीन इंजेक्ट कर दें जिसमें हीट का कोई प्रभाव ही नहीं पड़े, धूप का कोई प्रभाव ही नहीं पड़े, तापमान चाहे 60 डिग्री पहुँच जाए, 70 डिग्री पहुँच जाए, फिर भी उस पौधे की डेथ नहीं होती है। तो ऊष्मा प्रतिरोधी जो पौधे होते हैं, इन पौधों को इस टेक्नोलॉजी के द्वारा अपन डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा निफ जीन प्लांट, निफ जीन है ये नाइट्रोजन फिक्सेटिंग जीन है, और पर्टिकुलरली लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो पौधे हैं उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेटिंग जीन्स पाए जाते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर है। अब ये इन पौधों में क्या है, इसमें आपको यूरिया खाद देने की जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। ये पौधे सीधे ही हवा में जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को ये काम में लेते हैं, और उस नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर में ये कन्वर्ट कर लेते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मान लो ऐसे खेतों में ऐसे पौधे हैं जिसमें निफ जीन का आपने प्रत्यारोपण कर दिया, अब उन पौधों में आपको यूरिया खाद देने की जरूरत नहीं है। ये पौधे हवा में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को काम में लेंगे और उनके अंदर अपने आप ही यूरिया का सिंथेसिस हो जाता है। तो आजकल इस तरह के पौधे डेवलप किए जा चुके हैं जिसमें निफ जीन का प्रत्यारोपण किया गया है। ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है, अकाल पड़ गया मान लो सपोज, बरसात नहीं हुई, अब बरसात नहीं हुई तो कोई डरने की बात नहीं है। ऐसे पौधे विकसित हो चुके हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, और कितना ये अकाल पड़ जाए ये आपको खेतों के अंदर फसल है वो डेवलप करेंगे। तो ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है वो आजकल डेवलप हो गए। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, आजकल इस टेक्निक द्वारा ऐसे पौधे विकसित कर लिए गए हैं जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है, कोई डिजीज नहीं होती है। जैसे बीटी कॉटन का नाम आपने सुना होगा, है अपने पास में गंगानगर है, जैसे गंगानगर है, पंजाब है, पूरे इंडिया का जो खाद्यान्न का प्रोडक्शन है वो इन सिटीज़ के अंदर होता है। अब बीटी कॉटन, अब बीटी कॉटन में क्या है कि बैसिलस थोरेंजियसिस जो है, अब इस कॉटन के अंदर कोई डिजीज़ नहीं होती है। अब डिजीज़ नहीं होती है तो इसके अंदर क्या होगा, आपने कपास का प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन इन कपास की फसलों के ऊपर मच्छर नहीं आते हैं, इंसेक्ट्स नहीं आते हैं। जबकि पहले क्या था, कॉटन के जो खेत है उसके अंदर इंसेक्ट भी आ रहे हैं, उनके अंदर फ्लावरिंग जब होती है तो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट भी आ रहे हैं, इंसेक्ट को खाने के लिए उस खेत में बर्ड्स भी आ रहे हैं। तो ये देखा गया जिस खेत के अंदर बीटी कॉटन लगाई हुई है उस खेत के अंदर चिड़िया नहीं है। क्यों, चिड़िया वहाँ पर क्या करिए आगे, चिड़ियों खाने के लिए इंसेक्ट चाहिए, इंसेक्ट इन पौधों पे लगते नहीं है क्योंकि ये बीटी प्लांट है। तो फूड चेन है वो सारी डिस्टर्ब हो गई है। तो इस टेक्नोलॉजी के जहाँ फ़ायदे भी हैं, कमर्शियल फ़ायदे भी हैं, तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो फूड चेन है वो भी विचलित होती है, फूड चेन है वो डाइवर्ट हो जाती है, फूड चेन मॉडिफाई हो जाती है। तो एग्रीकल्चर में इसका यूज है, इसके अलावा और भी सैकड़ों यूज है। इसके अलावा मेडिकल साइंस में है। अब मेडिकल साइंस में कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ह्यूमन पर्पस के हैं, उनको इस टेक्नोलॉजी के द्वारा सिंथेसाइज किया गया है। जैसे इंसुलिन है, आज के 30-40 साल पहले बोवाइन इंसुलिन का प्रोडक्शन होता था जो कि गाय भैंसों के अग्नाशय से बनाया जाता था, लेकिन आजकल मार्केट में ह्यूमुलिन अवेलेबल है। ह्यूमुलिन है वो बायोटेक्नोलॉजी का इंसुलिन है। पहले गाय भैंसों का इंसुलिन जब ह्यूमन लेता था तो उसकी एलर्जी होती थी, साइड रिएक्शंस होती थी। आजकल बैक्टीरिया के द्वारा फैक्ट्रियों के अंदर इंसुलिन बनाया जाता है जिसको ह्यूमुलिन के नाम से जाना जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड रिएक्शंस नहीं है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इसमें मरीज हैं वो डायबिटीज़ के हैं। भारत में तो बहुत बड़ा मार्केट है। आने वाले दिनों में ऐसा मानते हैं कि 2060 में भारत की 60% जो आबादी है वो डायबिटीज़ से ग्रसित हो जाएगी। अब आप कल्पना करो कितने 100 करोड़ पेशेंट जब इंडिया में डायबिटीज़ के हो जाएंगे तो रोज़ाना कितने कैप्सूल्स इंसुलिन के बिकेंगे। तो आने वाले दिनों में इंसुलिन का एक बहुत बड़ा मार्केट है। एक अकेली कंपनी केवल इंसुलिन के द्वारा ही पूरे एक साल में कम से कम 50,000 करोड़ रुपये कमा सकती है। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन इस टेक्निक के द्वारा किया गया है। सोमेटोस्टैटिन का
प्रोडक्शन इस टेक्निक से किया गया है। सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन है, कई बार क्या होता है कि बच्चे बौने रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, हाइट नहीं बढ़ पाती है। अब बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि उनमें पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स का प्रोडक्शंस नहीं हो रहा है। तो ऐसे बच्चों को यदि एसटीएच हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाए या उनकी कोई टैबलेट दी जाए या उन मॉलिक्यूल्स को किसी भी सप्लीमेंट के द्वारा उनकी बॉडी में इंटेक्ट किया जाए तो इन बच्चों की फिर ग्रोथ होती है, उनकी हाइट बढ़ती है, मस्कुलर ग्रोथ होती है, स्केलेटल ग्रोथ होती है। इंटरफेरोन है, ये ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो वायरस को डैमेज करती है, वायरस को नष्ट करती है। इंटरफेरोन है वो भी 3 तरह के होते हैं, अल्फा टाइप के, बीटा टाइप के, गामा टाइप के। इसमें गामा इंटरफेरोन है, ये सबसे शक्तिशाली है। वर्तमान में जैसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन इसमें चल रहा है, अब कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज करना है, उदासीन करना है, तो इसमें गामा इंटरफेरोन की आवश्यकता होती है। तो जितने भी वायरल इन्फेक्शन है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए गामा इंटरफेरोन की आवश्यकता होती है। तो आजकल लेबोरेटरी में इंटरफेरोन का प्रोडक्शन है, ये पॉसिबल है। इसके अलावा इंटरल्यूकिन भी 3 तरह के हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। इंटरल्यूकिन ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो बॉडी में कैंसर को ट्रीट करता है। आपके शरीर में कहीं कोई गांठ हो गई, कोई फोड़ा हो गया, कोई फुंसी हो गई है, जो कि बिनाइन ट्यूमर है लेकिन आगे चलकर वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इनिशियल स्टेज में यदि इंटरल्यूकिन का उपचार दिया जाए उस पेशेंट को, तो उसका जो फोड़ा जो है, जो गांठ है, कैंसर की जो गांठ है, वो कैंसर की गांठ अपने आप ठीक हो जाती है। इसके अलावा सीरम एल्ब्यूमिन है, क्योंकि एल्ब्यूमिन है ये ब्लड के अंदर जैसे अवेलेबल है, और एल्ब्यूमिन से आगे कई तरह के इसमें प्रोटीन्स बनते हैं, एक तरह से ये बेस मॉलिक्यूल्स हैं। तो एल्ब्यूमिन जो होता है वो, इसका संश्लेषण इस टेक्निक से किया गया है। कैल्सीटोनिन का संश्लेषण किया गया है, यूरोकाइनेज एंजाइम का सिंथेसिस किया गया है, क्लॉटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस किया गया है। अब क्लॉटिंग फैक्टर ये रुधिर का थक्का बनाने में काम में आता है। तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें हेरिडिटरी हीमोफीलिया होता है, जैसे इंग्लैंड की एलिजाबेथ फैमिली के अंदर हीमोफीलिया है, और उनमें किसी भी शाही परिवार के किसी मेंबर को कोई चोट लग गई तो खून का बहना प्रारंभ हो जाता है, और आधा घंटे खून थमा नहीं, खून का थक्का नहीं जमा तो बॉडी का 2-3 लीटर खून है वो बाहर निकल जाएगा, लास्ट में व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर इस क्लॉटिंग फैक्टर्स का इंजेक्शंस दिया जाता है, और बॉडी में कहीं भी चोट लगती है तो हाथों में रुधिर का थक्का बन जाता है और आदमी की डेथ होने से बच जाती है। इसके अलावा और भी हजारों प्रोडक्ट है, जो मेडिकल साइंस में तो बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है इस टेक्नोलॉजी का, और वर्तमान में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है। अपने इंडिया में भी बायोकॉन इंडस्ट्री है, जैसे बहुत बड़ी इंडिया की टॉप इंडस्ट्री है जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनाती है। इस कंपनी की जो मालिक है वो लेडी साइंटिस्ट है, किरण मजूमदार, बंगाली साइंटिस्ट है, और वो पीएचडी है, एमएससी है, पीएचडी है, लेकिन उनको बायोटेक्नोलॉजी की आइडिया थी, और आज एक महिला बिजनेसमैन के रूप में किरण मजूमदार का नाम आता है। हाँ, इसके अलावा इंडस्ट्रीज के अंदर तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है, इसके अंदर एनर्जी क्रॉप का जैसे आजकल प्रोडक्शन हो रहा है। एनर्जी क्रॉप से मतलब ऐसी फसलें जिसमें ज़्यादा एनर्जी निकले। तो आजकल बायोडीजल का जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, इनसे एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, विनेगर का प्रोडक्शन होता है, स्प्रिट बनती है। अब गन्ना है, सपोज गन्ना है, वो एक तरह की ये एनर्जी क्रॉप है, क्यों गन्ने से शुगर भी निकलती है, इस गन्ने से एल्कोहल भी बनता है, इस गन्ने से पेट्रोल भी बनता है। तो ऐसी क्रॉप बना ली जाए जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल का प्रोडक्शन हो। तो ये फसलें जो होती है ये एनर्जी क्रॉप के नाम से जानी जाती है। सिरके का संश्लेषण बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में है, रोजाना हजारों क्या लाखों लीटर्स विनेगर का प्रोडक्शन होता है। इथाइलिन का संश्लेषण होता है। ब्रेड है, डबल रोटी जिसको अपन बोलते हैं, क्यों ब्रेड है ये भी भाई आटा ही है, आटे को फर्मेंटेशन कराते हैं तो उससे स्पंजी ब्रेड बन जाती है, इसमें छोटे छोटे छेद हों। अब पूरा इंडिया है, इंडिया के अंदर है मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो भी 20% घर ऐसे होंगे जिसमें एक ब्रेड का एक पैकेट तो रोज़ाना खरीदा ही जाता है। अब आप कल्पना करो पूरे इंडिया में 120 करोड़ की आबादी है और है उसमें 20 करोड़ फैमिली तो ऐसी होगी जो रोज़ाना एक ब्रेड का पैकेट परचेज करती होगी, और एक ब्रेड का पैकेट है 20 रुपये का है, तो रोज़ाना 400 करोड़ का बिजनेस केवल है इस डबल रोटी से है, ब्रेड से है।
एल्कोहल है, शराब का जो प्रोडक्शंस हैं, इसके अलावा पेट्रोल प्रोडक्शंस, तो आजकल बायोडीजल है, रतनजोत है, जैसे अपने पास में फतेहपुर है, जैसे फतेहपुर के खेतों में रतनजोत की खेती होती है, इस रतनजोत से बायोडीजल का प्रोडक्शंस होता है। इसके अलावा जो यूफोर्बिया के जो प्लांट हैं, कैक्टस है, ग्वारपाठ है, जैसे ग्वारपाठे से डीजल बनता है, तो इस पे भी आजकल बहुत ज़बरदस्त रिसर्च चल रही है बायो प्रोडक्शंस पे। और एनवायरनमेंट के अंदर, अब पर्यावरण के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़बरदस्त यूज है, विशेषकर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो अभी 10-1 साल पहले रिवर एक्शन गंगा एक प्लान चला था, और उसमें अभियान था कि भी गंगा नदी है वो पॉल्यूटेड हो गई है, तो गंगा नदी को शुद्ध किया जाए। अब गंगा नदी के पानी को ट्रीट करने के लिए क्या होता है कि बड़े बड़े रोटर्स होते हैं, बड़े बड़े पंखे 100 मीटर के डायमीटर पे, और उन पंखों के ऊपर इन एंजाइम्स का लेप लगा होता है। अब वो रोटर घूमते रहते हैं और पानी उससे टकरा के क्या है आगे फिल्टर होके जाता है। तो इन रोटर के ऊपर एंजाइम्स का जैसे लेप लगा हुआ है, और ये पॉल्यूटेड पानी जब इन रोटर से कांटेक्ट होकर निकलता है तो वो पानी प्योर हो जाता है। तो अशुद्ध जल को शुद्ध करने में इस टेक्नोलॉजी का यूज है। और इसके अलावा प्लास्टिक डिग्रेडेशन, ये आजकल बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वर्तमान में 2000 से ज़्यादा टाइप के प्लास्टिक है वो साइंटिस्ट ने बना लिए हैं। ये जैसे बोर्ड का एक कवर है, ये भी प्लास्टिक की है। तो प्लास्टिक को डिग्रेड कैसे करें? आजकल बाज़ार में जब भी अपन सब्जी लेने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, तो थैला ले जाने की परंपरा नहीं है अपनी, वहीं से प्लास्टिक थैली पैक करके देते हैं, और ये प्लास्टिक थैली अपन गलियों में फेंक देते हैं। अब शहर का ये पूरा कचरा है इकट्ठा होकर सिटी के बाहर डंप होता है। तो बड़ा शहर मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ पर रोज़ाना हज़ारों ट्रक पॉलीथीन इकट्ठा होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इस पॉलीथीन को रिसाइकिल कैसे करें? तो अपने इंडिया के एक साइंटिस्ट हैं वेस्ट बंगाल के, आनंद मोहन चक्रवर्ती, और इन्होंने एक ऐसे हाइब्रिड बैक्टीरिया बनाए जिनको सुपर बग का नाम इन्होंने दिया है। तो जहाँ भी प्लास्टिक की थैलियों का कचरा है उसमें ये सुपर बग बैक्टीरिया आप छोड़ दो, और ये बैक्टीरिया 5-7 दिन में उस प्लास्टिक की थैलियों को डाइजेस्ट कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन में कंट्रोल में, प्लास्टिक के डिग्रेडेशन में, प्लास्टिक के विखंडन में इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़बरदस्त यूज है। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस है इसकी, क्योंकि इससे केवल एप्लीकेशन पे मैं एक अलग से व्याख्यान आपके लिए तैयार करूंगा, मेजर एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये तो क्या है कि पूरा नटसल में बहुत ही शॉर्ट में कंपाइल किया है मैंने, जबकि इसमें सबके इंडिविजुअल अलग अलग व्याख्यान में आपके लिए बनाऊंगा। एंजाइम पे एक अलग व्याख्यान बनेगा, क्लोनिंग व्हीकल पे एक अलग व्याख्यान बनेगा, क्लोनिंग टेक्निक पे एक व्याख्यान बनेगा, इसके अलावा इनकी जो एप्लीकेशंस हैं, मेजर एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इस पे एक अलग से व्याख्यान बनेगा। तो ये एक शॉर्ट में कंपाइल करते हुए जस्ट इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी टॉपिक यूँ मान के चले। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसका एक बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन परिचय इस व्याख्यान के द्वारा मैंने आपको दिया है। और एक बार मैं फिर नटसेल में ब्रीफ कर दूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें डीएनए का बायोकेमिकल मैनिपुलेशन होता है, डीएनए का जैव रासायनिक रूपांतरण होता है। और इस टेक्निक के अंदर जो मेजर रिक्वायरमेंट रहती है वो एंजाइम्स की होती है, क्लोनिंग व्हीकल की होती है। तो एंजाइम यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम है, न्यूक्लियेज एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम है, और ये एंजाइम्स इनके अंदर ये मेन डिफरेंसेस हैं। अब एंजाइम डीएनए की जो ब्रेकिंग करते हैं वो 2 टाइप की होती है, इवन ब्रेकिंग होती है, स्टैगर्ड ब्रेकिंग होती है। क्लोनिंग व्हीकल जो होता है, वेक्टर जिसको अपन बोलते हैं, वेक्टर आकार में छोटे होने चाहिए, इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, इनमें टारगेट की संख्या कम होनी चाहिए, ये ड्रग्स के प्रति रेजिस्टेंट होने चाहिए, इनमें मार्कर्स प्रेजेंट होना चाहिए, और इनको इजीली आइडेंटिफाई इनको किया जा सके। तो वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड को काम में लेते हैं, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को काम में लेते हैं, कॉस्मिड को काम में लेते हैं, फैसमिड को काम में लेते हैं, प्लांट वायरस को काम में लेते हैं, एनिमल वायरस को काम में लेते हैं। और क्लोनिंग टेक्निक में शॉटगन टेक्निक है, और एमआरएनए को डीएनए की प्राप्ति के लिए काम में ले सकते हैं। और इसमें भी 2 सब मेथड है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन मेथड और एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड।
और इसमें जॉइनिंग के इसमें 3 तरह के जॉइंट इसमें डेवलप हो सकते हैं, DA-DT जॉइंट, कोहेसिव जॉइंट और बट जॉइंट। और ये इनकी एप्लीकेशंस हैं एग्रीकल्चर के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर और इंडस्ट्रीज के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड आई होप you enjoy this lecture, you understand this lecture। और फिर भी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।